हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2020 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक हम आज के लेक्चर में यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे। और इससे पहले हमने जो हमारा ईयर 2020 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन ए है उसको हमने ऑलरेडी अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ था। और उसके अलावा जो सेक्शन बी भी है उसके जो हमारे इनिशियल 100 क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। आज हम यहाँ पे जो हमारे लास्ट 50 क्वेश्चन जो रहते हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे। उसके अलावा जो हमारे ईयर 2021, 22 और 23 से रिलेटेड भी जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको उनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, ठीक है, तो वहां से आप अपने डाउट और क्यूरीज को क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने डाउट और जो भी आपकी क्यूरीज है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, उसको आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं जो हमारा सेक्शन बी है ईयर 2020 से रिलेटेड, जिसके अंदर हमारे जो लास्ट के 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। उसके अंदर हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, A student added a 5' exonuclease enzyme instead of a restriction enzyme to digest his purified plasmid DNA sample. What is he likely to observe when he run his plasmid digested on an agar gel? अब यहाँ पे क्या है कि कोई स्टूडेंट है और उसके पास एक प्लाज्मिड डीएनए का सैंपल है और उसने क्या किया कि इस पर्टिकुलर जो हमारा यहाँ पे डीएनए सैंपल है, ठीक है, उसको उसने 5' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ उसने वहां पे पहले ट्रीट किया। ठीक है, उसके पास क्या है, एक हमारा यहाँ पे डीएनए सैंपल है और डीएनए सैंपल भी कौन सा है, प्लाज्मिड वाला। ठीक है, और उसको किसके साथ इन्होंने यहाँ पे ट्रीट करवाया है, 5' एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो हमारे न्यूक्लियस जो हमारे एंजाइम होते हैं उनको मेजरली हम यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे यहाँ पे होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक हमारे यहाँ पे होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस हमारे कौन से होते हैं, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एक लीनियर डीएनए हो गया, इसके अंदर ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, कट इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, एंडोन्यूक्लियस। और अगर हमारे कोई ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ हमारे एंड से यहाँ पे कट करना स्टार्ट कर रहा है, वहां से क्लीवेज अगर ये स्टार्ट कर रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सोन्यूक्लियस के अंदर। अब एक्सोन्यूक्लियस के हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक हमारे 5' और एक हमारे यहाँ पे 3'। 5' का मतलब क्या हो जाएगा कि ये यहाँ कहाँ से कट करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 5' साइड होगी। 3' हमारे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे यहाँ पे 3' साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो एंजाइम है ना वो हमारा कौन से टाइप का, 5' एक्सोन्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे कहाँ पे एक्ट करेंगे, जो हमारी टर्मिनस होंगे, एंड्स होंगे, वहीं पे कट करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड हमारा कैसा होता है, मोस्ट केसेस के अंदर वो हमारा सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होगा। और अगर ये सर्कुलर डीएनए होता है तो इसके पास कोई एंड तो है ही नहीं, अब इसके पास कोई 5' साइड तो है ही नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया, एक सर्कुलर हो गया। तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे 5' एक्सोन्यूक्लियस होगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, इसके ऊपर ये काम कर ही नहीं सकता। और अगर ये यहाँ पे काम कर ही नहीं सकता तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, हमें एक ही बैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हमारा सर्कुलर डीएनए का रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको हमने क्या किया कि जो भी हमारे यहाँ पे डाइजेशन के बाद जो भी हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट आए हैं उनको हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा डाइजेस्टेड यहाँ पे प्लाज्मिड होगा उसको हमने एग्रोस जेल के ऊपर रन करवाया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि जब हमने इसको रन करवाया तो वहाँ पे मैं क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्रोस जेल के ऊपर। ठीक है, वो मैं यहाँ पे ऑप्शन के अंदर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, फ्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बोथ हैंड्स। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस है ना वो इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकता, वो अगर काम नहीं करेगा तो इसका डाइजेशन होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। फ्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5' एंड ओनली, ये भी नहीं हो सकता। नो डाइजेशन ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्लाज्मिड है ना वो हमारा सर्कुलर है और ये हमारा एंड्स के ऊपर काम करेगा। अब सर्कुलर के पास यहाँ पे एंड तो है ही नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे इसका कोई भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। प्लाज्मिड डीएनए विल बी डाइजेस्टेड सिमिलर टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सिंथेटिक सीड्स आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम, जो हमारे सिंथेटिक सीड्स होते हैं वे हमारे मोस्टली कहाँ से ड्राइव होते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो से। तो इसके अंदर यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है नहीं, ये आपको यहाँ पे ये चीज़ याद में भी रखनी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, विच स्टोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये भी हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमारे न्यूक्लियोसोम होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे दो दो कॉपीज हमें मिलेंगी, किस किस की, एक हमारे यहाँ पे होगा H2A की, एक हमारा H2B की, एक हमारा H3 की और एक हमारे यहाँ पे H4। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हर एक के हमारे यहाँ पे दो दो कॉपीज, यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे 8 हमें यहाँ पे स्टोन्स देखने को मिलते हैं।
न्यूक्लियोसोम के अंदर, जबकि एक हमारा यहाँ पे कौन सा स्टोन रहता है, लिंकर स्टोन होगा, ठीक है। और लिंकर स्टोन कौन सा होता है हमारा, H1। तो बस यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कन्वर्जन ऑफ ए प्रोटो ऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि एक हमारा यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन है और उसको हमें क्या करना है, एक ऑन्कोजीन के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें करना है ऑन्कोजीन के अंदर, ठीक है। अब ऑन्कोजीन हमारे क्या होते हैं, ऑन्कोजीन वे हमारे जीन्स होंगे जो कि क्या करेंगे, जो कैंसर है या फिर हम कह सकते हैं ट्यूमर, कैंसर भी नहीं, ट्यूमर कोज करेंगे, ठीक है। जो हमारे ऑन्कोजीन्स है ये क्या करेंगे, ट्यूमर को कोज करते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ये हमारे इनएक्टिवेटेड ऑन्कोजीन्स है, ये हमारे क्या हो गए, इनएक्टिवेटेड। ये क्या होते हैं, ये हमारे एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऑन्कोजीन्स कहलाएंगे, और ऑन्कोजीन्स हमारे क्या करते हैं, ट्यूमर कोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अलग अलग कंडीशन दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन हमारे यहाँ पे ट्यूमर को यहाँ पे कोज नहीं करेगी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन्स है इनको ऑन्कोजीन्स के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेगी, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कन्वर्जन, यानी कि ये हमारी प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कौन सी हमारे यहाँ पे ऑप्शन कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द ट्यूमर सप्रेसर, अब यहाँ पे एक और हमारी चीज आ जाती है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि जब हमारे जो जीन्स है वे हमारे एक्टिवेट जब हो रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे ट्यूमर को कोज कर रहे थे। जो हमारे ट्यूमर स्प्रेसर जीन होते हैं ना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे ट्यूमर्स को यहाँ पे स्प्रेस करेंगे, यानी कि जब ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट अगर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे ट्यूमर है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ था, यहाँ पे हमें क्या करना था कि हमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करने देना था, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स टू द ऑन्कोजीन्स, यानी कि हमें यहाँ पे ऑन्कोजीन्स की एक्टिवेशन नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। और अगर इसकी यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं होनी चाहिए थी तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें उस कंडीशन को स्पेसिफाई करना है जिसके अंदर हमारा यहाँ पे ट्यूमर की फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ऑन्कोजीन्स की फॉर्मेशन ना होने देने का मतलब क्या हो गया, सिंपली कि यहाँ पे हमारा ट्यूमर की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है अगर उसी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसको हमने क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया। अब जब ये एक्टिवेट होता था तब तो ये क्या करता था, यहाँ पे ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं होने देता था, जो कि हमारे यहाँ पे आइडियल कंडीशन भी थी। लेकिन अगर ये हमारे यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्यूमर फॉर्मेशन। और ट्यूमर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो ऑन्कोजीन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और एक्टिवेट होने से इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन कर दी, जबकि हमें तो कौन सा बताना था, डज नॉट कंट्रीब्यूट, यानी कि जो हमारा ऑन्कोजीन है वो हमारे यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, डीएक्टिवेटिंग द म्यूटेशन इन द प्रोटो ऑन्कोजीन्स। देखो हमने क्या बताया था कि जब हमारा इनएक्टिवेटेड होते थे प्रोटो ऑन्कोजीन्स, यानी कि जो हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन्स है ये हमारे इनएक्टिवेटेड है तो ये हमारे यहाँ पे ट्यूमर सप्रेशन नहीं, ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ पे ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या को बोल रहे हैं कि डीएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द प्रोटो ऑन्कोजीन्स, अगर हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर यहाँ पे क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेशन म्यूटेशन कर देते हैं। डीएक्टिवेशन का मतलब क्या होगा कि इनको हम यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये हमारे यहाँ पे ऑन्कोजीन्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर इसी की यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी तो यहाँ पे हमारा ट्यूमर कोज नहीं हो पाएगा, और वही हमें यहाँ पे बताना था, तो बस यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी लेके चलते हैं, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स, अगर हम यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन्स की एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम इनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने से ट्यूमर कोज हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे नहीं बताना था। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये भी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया, इनको एक्टिवेट करने से क्या होगा, ट्यूमर कोज ही होगा, जबकि उसको तो हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना था, तो ये भी हमारे यहाँ पे दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, सिर्फ हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द जेनेटिक डिजीज फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज कॉज्ड ड्यू टू। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हुआ है कि जो हमारी एक जेनेटिक डिजीज है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब जैसे कि यहाँ पे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ब्लड है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपर, हाइपर का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के अंदर यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंक्रीज क्यों होता है उसके लिए मैं यहाँ पे रीजन बताना है बस।
तो जो हम यहाँ पे फैमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोमिया की बात करते हैं, तो हमने जैसे यहाँ पे बताया कि इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका हमारे यहाँ पे जो मेजर कोज रहता है वो हमारा क्या होगा, इट इज कोस्ट, ये हमारा कोज कब होगा, ये हमारा कोस्ट ड्यू टू म्यूटेशन, इसके अंदर म्यूटेशन इन द जीन, कौन से जीन के अंदर, इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा जीन है और अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटीन है जो कि कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, अगर उसके अंदर यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो ब्लड है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे लेके चले, इसी कॉन्सेप्ट को, कॉमनली ड्यू टू, ये हमारा कॉमनली कैसे हो रहा है, कॉमनली ड्यू टू म्यूटेशन इन द protein that are involved in the uptake, किसके अपटेक में, अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो हमारे ऐसे प्रोटीन है जो कि ब्लड से हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसका अपटेक कर रहे थे, अगर उन्हीं के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल का अपटेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर उनका यहाँ पे अपटेक नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे उन प्रोटीन्स की बात करें जो कि हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का अपटेक कर रहे थे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे इसी को कंटिन्यू निकल सकते हैं तो मोस्ट कॉमनली हमारा कब होता है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू म्यूटेशन, इसके अंदर म्यूटेशन इन द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर, जो हमारे LDR जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे ना, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का अपटेक करेंगे। तो अगर इन्हीं रिसेप्टर के अंदर हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगी, ये हमारे किसके अंदर काम कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल था उसके अपटेक के अंदर, ठीक है, और वो हमारा किसके अंदर काम कर रहा था, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म के आप रेगुलेट करने के अंदर। तो अगर इन्हीं के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल यहाँ पे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। बस इसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के लिए बात करें, इंक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टोर्ड इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इंक्रीज डी नोवो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। म्यूटेशन इन द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर, बस जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज जनरली यूज्ड, नॉट यूज्ड, ठीक है, नॉट यूज्ड बतानी है, फॉर आइडेंटिफाइंग एन SNP। यहाँ पे हमें बताना है कि SNP को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि SNP हमारा क्या होता है। SNP क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो गया और इसके अंदर अगर हमारा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हमारे यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा A था, किसी दूसरे सैंपल के अंदर यहाँ पे इसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर हमारा यहाँ पे T हो गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इसको हमें यहाँ पे डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे हम किस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है RNA सीक्वेंसिंग। अगर हम यहाँ पे RNA सीक्वेंसिंग को अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, RNA सीक्वेंसिंग में हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे RNA के अंदर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है उसके सीक्वेंस का हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, कि उसका हम पता लगा रहे हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पे सीक्वेंसेस है उसके अंदर, क्या क्या हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर है। और अगर हम इसी टेक्निक को यूज करेंगे तो वहाँ पे तो हम जो हमारा DNA है उसके अंदर भी हमारे जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है उसको वहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे। RNA सीक्वेंसिंग में हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इस टेक्निक को तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें कौन सी बतानी है, नॉट यूज्ड, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंसिंग, इस टेक्निक को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे SNP को डिटेक्ट करने के लिए। क्यों नहीं कर सकते हम इस टेक्निक को, क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंसिंग में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पता लगाते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है उसके अंदर हमारे कौन कौन से अमीनो एसिड है। और जैसे कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए हमारे यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, जेनेटिक कोडोन्स हो सकते हैं। और
कोडॉन्स क्या होते हैं, ये हमारे ट्राई न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यानी कि अलग अलग हमारे यहाँ पे अगर ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी है तो भी हमारे यहाँ पे सेम प्रोटीन बनेगा, सेम हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम अमीनो एसिड के बेस पे यहाँ पे हम यूं नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे यहाँ पे चेंज हो गया होगा। तो बस तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग है वो हमारे यहाँ पे एक सुटेबल टेक्निक नहीं रहेगी एसएनपी को डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट यूज्ड बताना था तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी हमारे यहाँ पे माइक्रो एरे और हम यहाँ पे मोलिकुलर बीकॉन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रो एरे के लिए, तो यहाँ पे भी हम किस टेक्निक, इसका जो बेसिक होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया और इसके साथ हम यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे हम रैंडमली हमारे जो सीक्वेंसेज है उनको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे सीक्वेंसेज होंगे जिसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बॉन्डिंग शो करेंगे तो उसके साथ ये जाके यहाँ पे डिटेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है उनकी सीक्वेंसिंग हम यहाँ पे कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर बीकन्स होते हैं, इसके अंदर हमारा क्या होगा, मोलिकुलर बीकन्स के अंदर हमारे यहाँ पे 3 पोर्शन होते हैं। एक हमारा यहाँ पे होता है न्यूक्लियोटाइड का, एक हमारे यहाँ पे होता है रिपोर्टर जीन और एक हमारे यहाँ पे होता है जो हमारा क्विंचर होगा। ठीक है, अब जब तक यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टर जीन है ना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे ल्यूमिनेंस शो करेगा। ठीक है, और क्विंचर क्या करता है, इसके यहाँ पे ल्यूमिनेंस शो नहीं होने देगा। तो जब तक ये एक दूसरे के पास पास रहेंगे तब तक तो ये हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन है इसके हमारे यहाँ पे ल्यूमिनेंस नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे इनको कोई पर्टिकुलर ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जिसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये अगर हमारे यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो जाता है, अगर ये यहाँ पे बाइंड हो गया तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन है वो हमारा यहाँ पे चला गया। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे क्विंचर है वो हमारा इस जगह पे पहुंच गया। तो अब ये क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर हो गए तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टर जीन होगा वो हमारे यहाँ पे ल्यूमिनेंस शो करेगा और उससे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे बीकन्स है वो हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर जाके बाइंड हो चुका है। और क्योंकि हमें इस सीक्वेंस का पता था तो यहाँ पे हमें इस सीक्वेंस का ही पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एसएनपी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, जिसके अंदर हम एसएनपी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन द डीएनए हेलिक्स द जीसी एंड द एटी बेस पेयर्स। जो हमारा डीएनए हेलिक्स होता है उसके अंदर, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हेलिक्स हो गया, तो इसके अंदर जो हमारा जीसी और एसी कंटेंट जो होता है, ठीक है, जो हमारे बेस पेयर्स होंगे वे हमारे किस तरीके से अरेंज होते हैं। देखो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होगी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे जो जीसी या फिर जो हमारे यहाँ पे एटी बेस पेयर्स है ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जीसी हो गया, ये हमारे यहाँ पे एटी हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे यहाँ पे क्या होते हैं, स्टैक्स होंगे। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो सेंट्रल एक्सिस है इसके साथ ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, परपेंडिकुलर बॉन्ड बनाएगा। तो बस स्टैक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स एक्सिस। तो बस यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। जो बैक्टीरिया के अंदर यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है, उसकी कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दे दिया हमें, यूनिडायरेक्शनल, जबकि हमें पता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो हमारी कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होगी, दोनों डायरेक्शन में ये हमारी प्रोसीड करती है। ठीक है, ये हमारी कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल, और यहाँ पे इन्होंने यूरो डायरेक्शन बोला तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें कौन सी बतानी थी, नॉट। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेमी डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल ठीक है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमारे दो स्ट्रैंड यहाँ पे बनते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, और एक हमारे यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होता है। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना वो हमारा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। लीडिंग स्टैंड के अंदर तो हमारी कंटिन्यू सीक्वेंस रहेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे लैगिंग स्टैंड होता है ना इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें प्राइमर देखने को मिलती है। और वो हमारे क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो लैगिंग स्टैंड है उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे कॉज कर देंगे, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चैन ग्रोथ इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। और सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो एक सब जो स्ट्रैंड होगा वो तो हमारे यहाँ पे कैसा है, पेरेंटल है, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो इसी को हमने क्या नाम दिया था, सेमी कंजर्वेटिव। एक स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे कंजर्व रह रहा है, दूसरा हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये सब तो हमारे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ये हमारे यहाँ पे यूनिडायरेक्शन इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज नॉट ए साइट फॉर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेशन। इनमें से हमारी कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जो कि हमारी आरओएस प्रोडक्शन के अंदर या फिर जनरेशन के अंदर हमारी यूज नहीं होगी। तो प्रोक्सिसोम्स के अंदर हमारे यहाँ पे आरओएस की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे कोई आरओएस की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर के अंदर भी यहाँ पे हमारी आरओएस की फॉर्मेशन हो जाती है।
नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द टेक्निक यूज टू लोकेट स्पेसिफिक जीन इन द क्रोमोसोम इज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उस टेक्निक का नाम बताना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक जीन को यहाँ पे हम लोकेट करने के लिए उस टेक्निक का यूज कर सके। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डॉट प्लॉट टेक्निक। जो हमारी डॉट प्लॉट टेक्निक होती है ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक प्लेट हो गई, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे अलग अलग प्रोटीन्स है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी के साथ यहाँ पे बाइंड करवा देते हैं। जैसे कि एक हमारा स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी होगी वो हमारी क्या होगी, एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, वॉश कर दिया। तो वॉशिंग से क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे अनबाउंडेड जो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड हुआ है, ठीक है, इसके ही हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे एंटीबॉडी को हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर हमारे रिपोर्टर जीन को हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या करेगा, जैसे इसके पास यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आएगा, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी है इसके साथ हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक एंजाइम को बाउंड कर रखा था अगर इनिशियली, ठीक है, या फिर हमने कोई दूसरा यहाँ पे एंटीबॉडी इसके साथ यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पे इसके साथ अटैच की, और इसके पास क्या है, कोई पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे एंजाइम है। अगर हम यहाँ पे इस एंजाइम के लिए अगर यहाँ पे कोई हम सबस्ट्रेट इसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, एक एंजाइम को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, और ये एंजाइम हमारा क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोटीन्स को हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ना कि हमारे जो जीन्स है। जीन्स के अंदर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड का तो यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो हमारे यहाँ पे इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की तो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो बस ये तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग हमारी किससे रिलेटेड रहती है, प्रोटीन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर यहाँ पे हम प्रोटीन्स को रन करवाते हैं, और उनको बाद में क्या करते हैं, ब्लोटिंग उनके वहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, और कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटीन्स ही हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कंसिडर ए बैक्टीरियम दैट ग्रो विद डबलिंग टाइम ऑफ 20 मिनट in the exponential phase of its growth cycle and acquired 10 random mutation in its genome in every generation. How many mutation will it acquire after 48 hours of growth in the exponential phase? अब यहाँ पे क्या है कि कोई हमारा बैक्टीरिया है जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर है, और ये क्या कर रहा है, जो इसका डबलिंग टाइम है ना, जो इसका डबलिंग टाइम है, ठीक है, यानी कि जो जनरेशन टाइम है वो कितना है यहाँ पे 20 मिनट्स है। ठीक है, 20 मिनट के अंदर ये क्या कर रहा है, अपने जो काउंट है उनको यहाँ पे डबल कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, इसका डबलिंग टाइम होगा, या फिर उसका जनरेशन टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जैसे यहाँ पे हर एक जनरेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यानी कि जब इसका यहाँ पे एक बार डबलिंग इसकी जब यहाँ पे हो रही है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 10 रैंडम म्यूटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे 10 रैंडम म्यूटेशन हो जाती है एक जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी म्यूटेशन विल इट एक्वायर आफ्टर 48 आवर। अगर हमारे यहाँ पे टोटल 48 आवर है, तो उसके बाद यहाँ पे कितनी यहाँ पे म्यूटेशंस होंगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हमें यहाँ पे यूं पता करना पड़ेगा ना कि 48 आवर्स के अंदर हमारे यहाँ पे टोटल कितने हमारे यहाँ पे साइकिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी हमारी जनरेशन यहाँ पे हो जाएंगी ना, वही हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हैं, 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स के अंदर हमारे यहाँ पे कितने मिनट्स होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे डबलिंग टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट्स के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 इंटू 60, ये हमारे यहाँ पे 0, ये हमारे यहाँ पे 8, ये हमारे यहाँ पे 4, ये हमारे यहाँ पे 28। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 2880। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 के साथ डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे टोटल जनरेशन कितनी हुई, 144 जनरेशन हुई। ठीक है, और एक जनरेशन के अंदर हमारी क्या हो रही थी, 10 म्यूटेशन हो रही थी, तो टोटल 144 के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी 1440 म्यूटेशन। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इस सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन genetic marker present on a single chromosome which are not easily separable by recombination and tends to be inherited together are termed as। ये जो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ना, ये हमारी डेफिनेशन ही है किसकी, हैप्लोटाइप की। जो हमारे हैप्लोटाइप है ना, उनकी डेफिनेशन ही क्या होती है, क्लोजली लिंक्ड जेनेटिक मार्कर प्रेजेंट ऑन द सिंगल क्रोमोसोम which are not easily separable by the recombination, ठीक है, and tends to be inherited together। अब जो हैप्लोटाइप है ना, हैप्लोटाइप हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारा दो वर्ड से बना हुआ है, एक हमारे यहाँ पे हैप्लोइड और एक हमारे यहाँ पे जीनोटाइप। यानी कि जो हमारे एक पेरेंट के पास, ठीक है, पेरेंट के पास जो हमारे यहाँ पे अलग अलग मार्कर्स हमारे यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, और वो हमारे एक साथ ही अगर हमारे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या फिर प्रोजेनी के अंदर अगर हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, हैप्लोटाइप। जो हमारे एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे ट्रांसमिट होंगे,
उसी को हम क्या बोलेंगे, हैप्लोटाइप बोलेंगे। और अगर वो एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे जा रहे हैं तो वो हमारे रिकम्बिनेशन से तो हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैप्लोटाइप। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हम यहाँ पे एलोटाइप, एलील्स और जो हमारे यहाँ पे आइसोटाइप दिए हुए हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा एलोटाइप है, तो एलोटाइप हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और एंटीजन, और एंटीजन आगे क्या है, एग्जिस्ट विदिन ए स्पीसीज ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे एलोटाइप होंगे। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो प्रोटीन्स या फिर एंटीजन के अंदर डिफरेंट फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एलोटाइप। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, एलील्स। एलील्स हमारे क्या होंगे, ये हमारे होते हैं डिफरेंट वर्जन ऑफ जी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जिस्ट ऑन द सेम लोकस ऑफ ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के एक सेम लोकस के ऊपर जो हमें यहाँ पे जीन की अल्टरनेट जो यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलती है, डिफरेंट वर्जन जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वे हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे अलील्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, आइसोटाइप। आइसोटाइप हमारा क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आइसोटाइप। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैप्लोटाइप। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोविंग बैच कल्चर ऑफ सैक्रोमाइसिस cerevisiae द सेल डेंसिटी इज 30 ग्राम पर लीटर DCW, द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट mu is 0.4 per hour and the substrate uptake Q is 18 gram per liter per hour. The cell yield coefficient Y x by S is, यहाँ पे मैं क्या बताना है, जो हमारे यहाँ पे सेल यील्ड कोफिशिएंट होगा यानी कि y x by S हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होगा डेंसिटी, जो हमारे यहाँ पे सेल डेंसिटी है, डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट अपटेक रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डेंसिटी क्या है 30, ग्रोथ रेट यहाँ पे क्या है 0.4 डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक जो ग्रोथ रेट होगा, सॉरी एक मिनट, जो हमारे यहाँ पे अपटेक रेट होगा वो हमारा कितना है यहाँ पे 18, ये हमारे यहाँ पे 12, ये 18, ये हमारे यहाँ पे 0.67, जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेराइन फोटोट्रोप्स कैन यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एज द कार्बन सोर्स। यहाँ पे हमारे जो अलग अलग हमें यहाँ पे जो फोटोट्रोप्स दिए हुए हैं उसमें से यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन सा हमारा ऐसा फोटोट्रोप है जो कि कार्बन सोर्स को जो हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए सोल कार्बन सोर्स हमारे यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, हेलोबैक्टीरिया। हेलोबैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे सोल्टी रीजन के अंदर हमें जो बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे सोल्टी रीजन के अंदर, और इनके अंदर जो कार्बन सोर्स होता है ना वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि हमें किसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज करेंगे एज ए सोल कार्बन सोर्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्लोरो एसिडोबैक्टीरिया, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एसिडिक रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को या फिर ऑर्गेनिक कार्बन को हम यहाँ पे यूज करेंगे कार्बन सोर्स के लिए। लास्ट हमारे यहाँ पे हेलोबैक्टीरिया, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। तो ये भी हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन होंगे उन्हीं को यहाँ पे ही यूज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड यानी ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइसैकाराइड। यहाँ पे हमें अलग अलग यहाँ पे सैकाराइड्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारे यहाँ पे ट्राइसैकाराइड होगा। सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ट्री हेलोज हमारा क्या होता है, एक डाइसैकाराइड होगा। ये हमारा क्या होता है, डाइसैकाराइड, जो कि किसका बना होता है, 2 ग्लूकोज का। ठीक है, 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइसैकाराइड होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मैनोज हमारा क्या होता है, एक मोनोसैकाराइड होगा।
ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कैस्टोज। कैस्टोज हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ट्राइसेक्राइड ही होगा, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और ट्राइसेक्राइड हमारा ये किस किस का बना होता है, ये हमारा बना होगा सुक्रोज प्लस फ्रुक्टोज। अब जो सुक्रोज है ये खुद किसका बना होता है, ये भी हमारा 2 मॉलिक्यूल्स का बना होगा, एक तो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज और एक हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितनी मोनोसेक्राइड यूनिट होगी, ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, यानी कि 2 तो हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज और एक हमारे यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारा क्या लगता है यहाँ पे कैस्टोज, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ट्राइसेक्राइड, यही हमारे पे करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलोबायोज, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होगा। ठीक है, और ये भी हमारा किसका बना होता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब जो हमारे यहाँ पे ट्री हेलोज और जो हमारे यहाँ पे सेलोबायोज होते हैं ना, ये हमारे वैसे तो दोनों ही 2-2 ग्लूकोज के बने होंगे, बट इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना उसका डिफरेंस होता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एपिकैटालिन गैलेट ईसीजी इज ए टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा ईसीजी यानी कि जो हमारे यहाँ पे एपिकैटालिन गैलेट होता है, ये हमारा किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा, किस प्लांट सोर्स से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो हमारे यहाँ पे ईसीजी है ना, इसके लिए हमारे यहाँ पे 2 मेजर सोर्स होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कैमेलिया साइलेंसिस, ठीक है, और ये क्या होता है, ग्रीन टी होगा। ठीक है, तो एक तो इसका ये बड़ा सोर्स हो गया। सेकंड सोर्स इसका यहाँ पे क्या होता है, प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है, और ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, पोमग्रेनेट। ठीक है, अनार। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ग्रीन टी दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी हमें यहाँ पे ऑरेंज बेरीज कैरेट दिए हुए, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे यूज करेंगे, वो हमें बताना है। तो ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्या जगह यहाँ पे ल्यूकोनोस्टक मेसेंट्रोइड्स हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड टू बी प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली इज। कौन सा हमारा ऐसा ऑर्गेनिक एसिड था जो कि हमारा फर्स्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था इंडस्ट्रियली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एसिड था ना, जो कि इंडस्ट्रियली यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था, वो हमारा कौन सा था, सिट्रिक एसिड। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देखें तो सिट्रिक एसिड तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिला, जितने हम यहाँ पे सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड हमारे यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, सिट्रिक एसिड के बाद, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड अगर दिया होता तो वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द मेथड यूटिलाइज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन आर। अगर हमें प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हमें चाहिए तो हम किस टेक्निक का यहाँ पे यूज करेंगे, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इस टेक्निक का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 3D डायग्राम के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR, तो NMR का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 3D डायग्राम के लिए। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 3D डायग्राम के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप। यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे 5-6 हमारे यहाँ पे अलग अलग जीन्स है और सारे के सारे हमारे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमें दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर जीनोटाइप से हमारे यहाँ पे कितने टाइप की हमारे यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, अगर हमें यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट बताने हो ना, टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 2⁻n। n हमारे यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, कितने हमारे यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें दी हुई है। यहाँ पे हमारी हेटेरोजाइगस कितनी है, ये भी हमारा हेटेरोजाइगस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए टोटल, 6 भी नहीं 7 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2⁻7, तो ये हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 8 16 32 64 120। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा 128, वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, स्मॉल शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA siRNA इज कॉमनली यूज्ड RNA टूल दैट कॉजेज। जो हमारे siRNA है वो हमारे किस RNA टूल की तरह हमारे यहाँ पे यूज होंगे, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। जो हमारे siRNA होते हैं ये हमारे किसके लिए यूज होते हैं, साइलेंसिंग के लिए, RNA साइलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस को, डिलीशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे डिलीट नहीं करना, उसको हमें क्या करना होता है, साइलेंसिंग करना होता है। परमानेंट साइलेंसिंग ऑफ द प्रोटीन इनकोडिंग जीन,
यहाँ पे हम परमानेंट साइलेंसिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं शॉर्ट टर्म साइलेंसिंग करेंगे प्रोटीन कोडिंग जीन की। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है विच ऑटो इम्यून डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज एंड ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स अगेंस्ट डीएनए एंड क्रोमेटिन प्रोटीन। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी हमारी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि क्या करते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज और ऑटो एंटीबॉडीज और ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, किसके कारण? खुद के ही डीएनए और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी होती है? सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है गोल्डन राइस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय अल्टरिंग द बायोसिंथेसिस पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। जो हम यहाँ पे गोल्डन राइस की प्रोडक्शन जो करते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कौन से किस पर्टिकुलर मोलिक्यूल के बायोसिंथेटिक पाथवे को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा मॉडिफाई होता है? कैरोटेनॉइड। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे गोल्डन राइस है, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? दो जीन्स को हम यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, दो जीन्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंसर्ट करते हैं। तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं? एक हमारे यहाँ पे होता है PSY। PSY हमारे यहाँ पे क्या हो गया? फाइटोइन सिंथेज। ठीक है, और इसको हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं? ठीक है, फ्रॉम, जो हमारे यहाँ पे PSY वाला हो जाएगा, ये हमारा कहाँ से होगा? फ्रॉम डैफोडिल। ठीक है, फ्रॉम डैफोडिल। और इसका अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम बात करें तो ये हमारा क्या होगा? नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने कौन से जीन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया? जो हमारे यहाँ पे PSY यानी कि फाइटोइन सिंथेज होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा होता है? जो हमारा CRTL वाला होगा। ठीक है, CRTL हमारे यहाँ पे क्या होगा? फाइटोइन डिसैचुरेज। फाइटोइन डिसैचुरेज। और ये हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं? इसको हम करेंगे फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम इरविनिया। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा इरविनिया यूरेडोगोरा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो जीन्स है CRTL और जो हमारे यहाँ पे PSY है फाइटोइन सिंथेज CRTL, ठीक है, ये हमारे किसके अंदर यूज होते हैं? जो बीटा कैरोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, उसी पाथवे के अंदर ये यूज होंगे। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे गोल्डन राइस है वो हमारा किसकी यहाँ पे अल्ट्रेशन होती है? कैरोटेनॉइड बायोसिंथेसिस की। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड बाय द RNA पॉलीमरेज 2। जो हमारे RNA पॉलीमरेज 2 है, RNA पॉलीमरेज 2, उससे हमारा कौन सा पेयर यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं होता, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि RNA पॉलीमरेज 2 हमारे किस किस को यहाँ पे ट्रांसक्राइब करता है। तो ये हमारा करेगा mRNA को, ठीक है, miRNA को, उसके अलावा snRNA को, ठीक है, snRNA, उसके अलावा SNO-RNA। ठीक है, ये हमारा इनको ट्रांसक्राइब करता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? miRNA एंड सम snRNA। करेक्ट है, यहाँ पे mi हो गया और यहाँ पे हमारा SN हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? mRNA एंड SNO-RNA, ये भी हमारे यहाँ पे हो गए, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इनको भी यहाँ पे सिंथेसाइज कर लेगा, ट्रांसक्राइब कर देगा। miRNA एंड SNO-RNA, ये भी हमारे यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? tRNA एंड snRNA, और ये हमारे ट्रांसक्राइब कौन करता है? जो हमारे RNA पॉलीमरेज 3 होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं वही बताना था ना कि जो हमारे पॉलीमरेज 2 हमारे यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाए, तो वो हमारे कौन से होंगे? फोर्थ ऑप्शन वाले। तो यही हमारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेलुलोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विद। जो हमारा सेलुलोज है वो हमारा ग्लूकोज का एक लीनियर पॉलीमर होता है। ठीक है, और उसके अंदर हमें कौन से टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो β1,4 लिंकेज हमारी क्या रहेगी? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फॉर थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है which class of phytochrome is highly abundant in the isolated seedling and is also a light labile। यहाँ पे में क्या है? हमें उस फाइटोक्रोम को यहाँ पे सिलेक्ट करना जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? हाईली अबंडेंट इन द isolated seedling। isolated का मतलब क्या हो गया? कि जो हमारे यहाँ पे सेड लविंग प्लांट्स होंगे या फिर जो हमारे यहाँ पे डार्क कंडीशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्रो होते हैं सीडलिंग्स डार्क कंडीशन के अंदर। ठीक है, और जो हमारे हीट लाइट लेबाइल भी हो। ठीक है, लाइट लेबाइल है तभी तो ये हमारे डार्क कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमारी अबंडेंस में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे फाइटोक्रोम को सिलेक्ट करना है। तो वो हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे फाइटोक्रोम क्लास 1 होगा।
ठीक है, फाइटोक्रोम क्लास 1, और उसके अंदर हमारा कौन सा आता है, जो हमारा फाइटोक्रोम ए होगा। तो बस यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट लेवाइल, और जो हमारे यहाँ पे अबंडेंट होगा इसोलेटेड सीडलिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रोनिंग हेल्प्स इन मेकिंग द हेज डेंस बिकॉज। प्रोनिंग क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये एक शर्ब हो गया, और इसके अंदर ये हमारा जो इसका टिप है ना, इसके जब यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रेनिंग होगा। अब प्रेनिंग अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो जो हमारे यहाँ पे है जब वो हमारा और भी ज्यादा डेंस हो गया, यानी कि जो बाकी के रीजन है वो हमारे यहाँ पे ग्रो कर गए। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, अब जब तक इसको कट नहीं किया था तब तक ये हमारे यहाँ पे जो साइड वाली जो हमारे यहाँ पे ब्रांचेस थी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे एपिकल है ना, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाकी की यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने दे रहा, जो हमारे यहाँ पे साइड ब्रांचेस है उनको यहाँ पे ग्रो नहीं होने दे रहा, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते थे, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाली जो हमारे यहाँ पे ब्रांच है उसको जब हमने यहाँ पे रिमूव किया तो यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस अब नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से जो साइड वाले हमारे यहाँ पे पहले ग्रो नहीं कर पा रहे थे वो भी यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एच है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेंस हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमें इसी को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, इट इंड्यूस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट फ्रॉम द रूट स्टॉक। ऐसा नहीं होता, मोर रूट ग्रोथ स्पॉट मोर शूट ब्रांचेस, ऐसा भी नहीं है। इट फ्रीज द ऑक्सिलरी बड फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द एपिकल शूट ग्रो मोर आफ्टर प्रूनिंग। ऐसा भी कुछ नहीं होता, ये हमारा किसके, देखो ग्रो तो हो जाएगा हमारा, लेकिन कौन सा एपिकल वाला यहाँ पे नहीं हो पाएगा। एपिकल शूट इन्होंने क्या बोला है, एपिकल शूट ग्रो स्लोअर आफ्टर प्रूनिंग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एपिकल को यहाँ पे जब हमने रिमूव कर दिया तो ये तो हमारे यहाँ पे ग्रो होगा ही नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक्सिलरी बड थी वो हमारी एपिकल डोमिनेंस से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और जिसकी वजह से साइड वाइज जो हमारे यहाँ पे ब्रांचेस थी वो हमारे यहाँ पे ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है इमोलाइजेशन ऑफ एंजाइम टू वाटर इनसोल्युबल anionic porous carries often result in an apparent shift in the pH optima of an enzyme. The physicochemical interaction likely by cause such a behavior is। ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमारा बिहेवियर जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसी डेफिनेशन यहाँ पे हमें दी हुई है, तो ये तो मैं यहाँ पे याद होनी चाहिए, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस बी इज कोज्ड बाय। हेपेटाइटिस बी को कोज कौन करता है, हेपेटाइटिस वायरस बी वायरस। ठीक है, जो हमारे हेपेटाइटिस बी है ना, इसको कोज कौन कर रहा है, ये हमारा कोज करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये हमारी कैसी डिजीज होगी, वायरल डिजीज होगी। बस यहाँ पे हमारा ये हमारा वायरल इन्फेक्शन होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग एज्यूम दैट। जो हमारी कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग रहती है वो हमारी क्या एज्यूम करके चलती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फोल्डेड स्टेट इज ए ग्लोबल फ्री एनर्जी मिनिमा, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, ये हमारी जो कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन होती है ना प्रोटीन फोल्डिंग की, उसकी हमारी कुछ अजम्पशन में से हमारे यहाँ पे एक है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे फोल्डेड स्टेट है वो हमारी कैसी होगी, ग्लोबल फ्री एनर्जी मिनिमा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पैरामीटर टू फोल्ड स्टेबिलिटी आर रिलायबल, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोटीन फोल्डिंग टेक प्लेस एट द मोनोमेरिक लेवल, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे जो तीन ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गए, तो इसीलिए ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, व्हाट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एसएनपी। पीछे हमने बताया था, ये हमारा क्या होता है, जब हमारा एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे यहाँ पे अगर चेंजेस आ रहा है तो वही हम क्या कहलाते हैं, एसएनपी। ठीक है, वेरिएशन एट द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑब्जर्व्ड इन द 100% पॉपुलेशन। देखो 100% पॉपुलेशन के अंदर हमारे यहाँ पे ये चेंज होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट हमारा किसके अंदर होना चाहिए, 1% पॉपुलेशन के अंदर होना चाहिए, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। वेरिएशन एट द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑब्जर्व्ड एटलीस्ट इन द 10% पॉपुलेशन, ये भी इनकरेक्ट है। वेरिएशन एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑब्जर्व्ड इन मोर देन 10% पॉपुलेशन, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, वेरिएशन एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑब्जर्व्ड इन एटलीस्ट 1% पॉपुलेशन। बस जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, ए सटल वेक्टर इज ए वेक्टर दैट। एक सटल वेक्टर हम किसको बोलते हैं, जो कि हमारा दो अलग अलग होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाए। एक हमारे यहाँ पे वेक्टर हो गया एक्स, ठीक है, ये हमारा ए के अंदर भी यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है और बी के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, और ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या होता है, कई बार यहाँ पे हमें मल्टीपल ओआरआई देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करेंगे, इसके अंदर भी इसके यहाँ पे रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमारा हो सकता है कि प्रोकारियोट्स और ये हमारा यूकारियोट्स भी हो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हमारा एक ही वेक्टर यहाँ पे काम करेगा तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सटल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, मूव्स बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है। कैन रेप्लिकेट इन सेल्स ऑफ मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, बस यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन
उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एट व्हाट कंडीशन डज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्लाइन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम फेड बैच कल्चर। अगर हमारे यहाँ पे क्या है कि एक हमारे यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम फेड बैच कल्चर है, जिसके ऊपर क्या हो चुका है कि जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो चुकी है, एट व्हाट कंडीशन डज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्लाइन। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो हमारी क्या हो रही है, अब डिक्लाइन हो रही है। और ये हमारी कब होती है, जब हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ है, ठीक है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो ग्रोथ है वो हमारी स्टेशनरी फेज पे पहुंच जाती है। जब स्टेशनरी फेज पे हमारे यहाँ पे ग्रोथ होती है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे सेल्स है वो हमारे यहाँ पे ग्रोथ तो होते नहीं है, ठीक है। अब इनके अंदर फर्दर हमारे यहाँ पे कोई भी ग्रोथ के अंदर हमारे यहाँ पे इंक्रीज तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है ना, उनकी यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और इनकी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं वो फर्दर यहाँ पे हमारे डिवाइड नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज के ऊपर पहुंच चुका था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब उनको यहाँ पे उनकी ग्रोथ रेट को तो इंक्रीज नहीं करना, लेकिन अब क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट है ना वो तो इनको यहाँ पे कंटिन्यू यूज करना ही है। स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज के ऊपर जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा वो तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू आता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी उनकी जो यहाँ पे सेल बायोमास होगा उसके अंदर यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। इनमें से कौन सी हमारी प्रोसेस बायोडीजल की प्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सा ऑप्शन होगा, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन हमारा क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स हमारे क्या करते हैं यहाँ पे, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स की, ठीक है, FAME, ठीक है। इनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं और ये हमारी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स जो हमारे यहाँ पे बने हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कंपोनेंट होंगे बायोडीजल के, बायोडीजल कंपोनेंट, ठीक है। बस यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सेलुलर साइट फॉर प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। कौन सी हमारी ऑर्गेनली प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। तो ग्लाइकोसाइलेशन हमारी दो टाइप की होती है मेजरली, एक हमारे यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइलेशन और एक हमारे यहाँ पे ओ ग्लाइकोसाइलेशन। जो हमारी एन ग्लाइकोसाइलेशन है ये हमारी कहाँ पे होती है, ER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और ओ ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है, गोल्गी अपैरेटस के अंदर। तो बस यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, ये हमारा पे इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ये भी इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, एन एनर्जी जनरेशन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन माइक्रोब इज कॉल्ड। तो ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, ए ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी इज वन ऑफ इन विच द, एक जो हमारी ह्यूमनाइज्ड जो हमारी यहाँ पे एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो जो ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी जो होती है ना, ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी जो होगी, इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी एक ऐसे टाइप की एंटीबॉडी होगी जो कि हमारे जो नॉर्मल हमारा जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर हमारी बाइंड तो हो जाए एंटीजन के साथ, ठीक है। जो इसकी एंटीजन बाइंडिंग जो प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ पे यूं क्यों रहनी चाहिए, लेकिन ये हमारा कोई अलग टाइप की यहाँ पे कोई डिजीज भी कोज ना कर पाए, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्स भी जनरेट हो, लेकिन इतना भी कोई ज्यादा, यानी कि यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं, हमारे यहाँ पे बाइंड तो हो जाए एंटीजन के साथ, लेकिन कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसकी यहाँ पे रिजेक्शन रेट है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल कम हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग जो हमारे यहाँ पे रीजन रहता है, यानी कि जो हमारा एंटीजन बाइंडिंग जो रीजन रहता है, ठीक है, वो तो हम यहाँ पे किसका रखेंगे, एक माइस का रखेंगे, ठीक है। माइस का रखेंगे तभी तो ये हमारा यहाँ पे जाके बाइंड होगा, ठीक है। और बाकी का जो रीजन होगा ना वो हमारा किसका होगा, ह्यूमन का ही होगा। इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइज्ड, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन किसका हो गया, ह्यूमन का, लेकिन जो बाइंडिंग एबिलिटी है ना वो किसकी होनी चाहिए, माइस वाले की, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी हैवी एंड लाइट चेन आर फ्रॉम द ह्यूमन, नहीं ऐसा नहीं है। जो हमारे एंटीजन की हैवी और जो हमारे यहाँ पे लाइट चेन्स है इसके अंदर हमारा क्या होता है, CDR रीजन भी होगा। तो CDR रीजन तो हमें किसका रखना है, माइस का रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, यानी कि जो CDR है वो हमारा कहाँ से होना चाहिए, आर फ्रॉम माउस एंड रेस्ट इज फ्रॉम द ह्यूमन। तो बस यहीं पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। एंटीबॉडी हैवी चेन इज फ्रॉम द ह्यूमन एंड लाइट चेन इज फ्रॉम द माउस, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडी लाइट चेन इज फ्रॉम द
ह्यूमन एंड हैवी चैन इज फ्रॉम द माउस, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ओनली 10% ऑफ बेबीज विद एडवर्ड सिंड्रोम सर्वाइव बियॉन्ड 5 ईयर, दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर अराइजिंग ड्यू टू। यहाँ पे मैं क्या बताना है कि जो हमारा एडवर्ड जो हमारे यहाँ पे सिंड्रोम है वो एक हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, और वो हमारा किस वजह से कोज होता है, बस वही हमें यहाँ पे बताना है। तो वो हमारा किसकी वजह से कोज होता है, जो हमारा 18th क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी से, बस। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम जब हमारे यहाँ पे एब्सेंट होता है तो उसके वजह से कौन सा यहाँ पे हमें डिजीज देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम 18, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं होगा। ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, तो ये हमारा कौन सी डिजीज होती है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बैरो रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग ह्यूमन। जो बैरो रिसेप्टर है उसको हम किस चीज को यहाँ पे सेंस करने के लिए या फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो जैसे कि हमें नाम से ही देख सकते हो, बार। बार हम किसके लिए यूज करते हैं, जो वर्ड है ये हमारा प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेशर में यहाँ पे सिर्फ किसके अंदर दिया, ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रोविंग इन बैच कल्चर इंक्रीजिंग फ्रॉम 1000 cells to 10 lakhs cells in 5 hours, व्हाट इज द जनरेशन टाइम ऑफ द बैक्टीरिया। यहाँ पे मैं जो बैक्टीरिया है उसका जनरेशन टाइम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर क्या है कि 5 आवर्स के अंदर जो सेल है वो हमारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पे 1000 से 10 lakhs हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमें यहाँ पे जो हमारा जनरेशन टाइम है इसका पहले हमें यहाँ पे वही कैलकुलेट करना है ना, जनरेशन टाइम। पहले हमें यहाँ पे यूँ देखना पड़ेगा ना कि 5 आवर्स के अंदर हमारे यहाँ पे कितनी जनरेशन हमारी यहाँ पे हुई है। देखो यहाँ पे हमारी जो फाइनल पॉपुलेशन है वो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 2n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल पॉपुलेशन है वो हमारी क्या है, 10 lakhs है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी, 1000 इंटू 2n। एन हमारे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ जनरेशन क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000, ये हमारे यहाँ पे कैंसिल, तो 2n हमारे यहाँ पे 1000, और n हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 10, ठीक है। क्योंकि 2 10 हमारा किसके इक्वल होता है, 1024, तो ये हमारा अप्रोक्स 1000 ही हो जाएगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो n होगा यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन है वो हमारे कितने यहाँ पे 10। टोटल टाइम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे में एक जो ऑप्शन है ना वो हमें मिनट्स के अंदर दिया हुआ है, तो 5 आवर्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनट्स के अंदर अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 मिनट्स, ठीक है। तो 300 मिनट्स के अंदर अगर हमारे यहाँ पे 10 जनरेशन हो रही है तो यहाँ पे हमारा जनरेशन टाइम क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, साइक्लोस्पोरिन एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग गिवन टू अवॉइड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एक्ट बाय। जो हमारा साइक्लोस्पोरिन है उसको हम क्या करते हैं, एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैसे काम करता है, इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो यहाँ पे बताना है। तो ये क्या करता है, जो हमारे टी सेल्स होते हैं उनको इनिबिट करेगा, बस। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, द प्रोब यूज टू एनालाइज द ग्लाइकोप्रोटीनेज। जो हमारी क्रोमेटोग्राफी वाली जो हमारी टेक्निक्स थी जिसको हमने मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर पूरी डिटेल्स में हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इनके लिए हम यहाँ पे जो प्रोब्स या फिर जो हम यहाँ पे एफिनिटी मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हमारे कौन से होते थे, लैक्टिन्स। तो बस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, ए सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स दैट सर्व एज टू डिग्रेड डैमेज्ड और अनरिलेटेड अननीडेड प्रोटीन्स इन द सेल इज कॉल्ड एज। वो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो कि हमारे डैमेज्ड और जो हमारे अननीडेड प्रोटीन है, एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स है उनको डिग्रेड के अंदर हमारे यहाँ पे यूज होगा, तो वो हमारा कौन सा होता है, प्रोटियोसोम्स, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनली दी हुई है, जैसे कि राइबोसोम दिया हुआ है, ये नहीं होता, ये तो हमारा प्रोटीन के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाइसोसोम्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक सेल ऑर्गेनली होगी जिसके अंदर हमारे जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स बताना था, सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाइसोसोम भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फ्लैजेला, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा, टू प्रोटीन ऑफ मोलिकुलर वेट 1.0 into 10 raised to power 5 and 1.0 10 raised to power 4 Dalton were eluted from a gel filtration column at 220 ml and 300 ml respectively। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे जेल फिल्ट्रेशन कॉलम के अंदर
यहाँ पे हमने 220 ml और एक हमने यहाँ पे 300 ml का यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया, जिसके अंदर जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन का मोलिकुलर वेट जो आ रहा है यहाँ पे 220 वाले में कितना आ रहा है 10⁵ और इसके अंदर यहाँ पे कितना है 10⁶। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना क्या है, द मोलिकुलर वेट ऑफ एन अननोन प्रोटीन दैट इल्यूट एट द 140 ml अंडर द सेम कंडीशन विल बी। अगर यहाँ पे हमारे पास 140 ml अगर हमारे पास सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे हमारा जो मोलिकुलर वेट आएगा प्रोटीन का वो हम यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा जो ml का डिफरेंस है ना, वो हमारा सोल्यूशन का जो यहाँ पे वॉल्यूम का जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 300 माइनस 220 यानी कि 80 ml का अगर हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे हमारे जो मोलिकुलर वेट है उसके अंदर हमारे यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁵ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 टाइम्स हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा मोलिकुलर वेट के अंदर, जब हमारे यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो उसके अंदर हमारे यहाँ पे 80 ml अगर हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, या फिर 80 ml अगर हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो 10 टाइम्स हमारे यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या दिया है 140, जो कि हमारा 220 से क्या है 80 ही हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। तो 80 अगर हमारे यहाँ पे कम होगा तो 10 टाइम्स ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को कम कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 6 नहीं है यहाँ पे हमारा 4 है ये। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे कितना था 10⁵, ये हमारा 10⁴, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टाइम्स फिर से आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे ज़्यादा करके चल रहे थे 80 अगर हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा 10 टाइम्स ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, 10 टाइम्स क्या हो गया कम हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूँ, सॉरी डिक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे तो हमने क्या किया था इंक्रीज किया था, अगर मैं यहाँ पे इसको डिक्रीज कर देते हैं -80 अगर हम यहाँ पे हम कर देते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, ये हमारा 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बोल रहा है 140 का मतलब क्या हो गया कि अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया, इसको जो हमारे यहाँ पे 220 ml था इसको हमने डिक्रीज कर दिया कितना 80 ml जब हम यहाँ पे डिक्रीज किया ये हमारा कितना हो गया 80 ml डिक्रीज हुआ तो ये हमारा 140 ml हो गया। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे डिक्रीज किया था, डिक्रीज करने से हमारा क्या होगा कि जो यहाँ पे मोलिकुलर वेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 10% हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 10% इंक्रीज, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पहले कितना है 10⁵ है, ये हमारा 10% यानी कि सॉरी 10 टाइम्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 10⁻6 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज इज फाइनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक डाइजेशन। जो हमारे यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होता है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पे गैसेज का बन के आएगा वो हमारा क्या होता है वो हमें बताना है। तो जब हमारे यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होता है तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे फाइनल जो हमारे यहाँ पे गैसेज प्रोडक्ट रहता है वो हमारा किसका होता है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप वुड बी देयर इन ए प्लांट विद 2n इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं कंडीशन दी हुई है 2n इज इक्वल टू 20। 2n का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा यहाँ पे प्लांट है वो हमारा डिप्लॉयड है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे में 2 दिया हुआ है तो इससे हमारा क्या हो गया डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे एक होमोलोगस पेयर होगा, ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स होंगे 2 क्रोमोसोम्स होंगे। एक हमारा यहाँ पे पेयर है, एक पेयर के अंदर हमारे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हो गए। टोटल क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं 20 है, तो यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे कितने पेयर होंगे 10 पेयर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे यहाँ पे 10। तो 10 हमारे पास यहाँ पे पेयर हो गए। एक पेयर के अंदर हमारे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था डिप्लॉयड बोला था। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए 20 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने मैक्सिमम लिंकेज ग्रुप यहाँ पे हमारे बन सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे पेयर होते हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं। जैसे कि इनका हमारे यहाँ पे एक लिंकेज ग्रुप हो सकता है, इनका एक लिंकेज ग्रुप। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने पेयर है 10 पेयर्स है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने लिंकेज पेयर बन सकते हैं 10 बनेंगे बस। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो लिंकेज पेयर बन सकते हैं, लिंकेज ग्रुप हमारे यहाँ पे जो बन सकते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है ए प्रोटीन विद 1000 अमीनो एसिड was tagged with GFP. The molecular weight of GFP is 26 kilodalton. What will be the most likely molecular weight of the fused target protein? यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटीन है
वो प्रोटीन हमारा कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, 1000 अमीनो एसिड का। अब इसके साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हमने यहाँ पे जीएफपी को इसके साथ यहाँ पे टैग कर दिया। जो हमारा यहाँ पे जीएफपी है, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना है, 26 किलो डाल्टन। मतलब क्या हुआ, 26,000 डाल्टन। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे इसके साथ हमने टैग कर दिया, तो इस जीएफपी टैग प्रोटीन का जो हमारे यहाँ पे टोटल मोलिकुलर वेट होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। अब इसका मोलिकुलर वेट तो हमें पता है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे इस प्रोटीन का मोलिकुलर वेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा प्रोटीन है इसके अंदर हमारे यहाँ पे टोटल कितने अमीनो एसिड है, 1000। और एक अमीनो एसिड का जो हम यहाँ पे एवरेज मोलिकुलर वेट लेके चलते हैं वो हमारा कितना होता है, 110। यानी कि 110 का जो हमारे यहाँ पे टोटल मोलिकुलर वेट आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 000। ठीक है, ये हमारा किसका मोलिकुलर वेट आया है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है। इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जीएफपी है वो भी इसके साथ टैग है, तो इसके मोलिकुलर वेट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 000, ये हमारे यहाँ पे 6, ये हमारे यहाँ पे 3, ये हमारे यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 136,000। और अगर हम यहाँ पे इसको किलो डाल्टन के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 136 किलो डाल्टन। तो बस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ ए प्लांट सैंपल इज। तो ये तो हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारा जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो हम कितने टेम्परेचर पे उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, -196। बस यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग एंड द फाइटोल चेन ऑफ ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो हमारा एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग होती है और एक हमारी जो फाइटोल चेन होती है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और उसमें से यहाँ पे हमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारे यहाँ पे पोरफायर रिंग है। जो हमारी पोरफायर रिंग होती है ना, ये हमारी कैसी नेचर की होती है, ये हमारी होगी हाइड्रोफिलिक नेचर की। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारी फाइटोल चेन होती है ये हमारी किस नेचर की होती है, ये हमारी होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम पोरफायर रिंग इज लाइपोफिलिक। ये हमारी कैसे दी है यहाँ पे, लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक का मतलब क्या हो जाता है, लाइपोफिलिक का मतलब हो गया हाइड्रोफोबिक। यानी कि जो हमारी हाइड्रोफिलिक है ना, ये हमारी कैसे नेचर की होती है, ये हमारी होगी यहाँ पे लाइपोफोबिक। ठीक है, और ये हमारे कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक वाली, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारी पोरफायरिन रिंग है ना, ये हमारी कैसी नेचर की है, लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक यानी कि हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जबकि हाइड्रोफोबिक हमारी जो पोरफायरिन रिंग है वो हमारी कैसे नेचर की होती थी, लाइपोफोबिक रिंग। ठीक है, पोरफायरिन रिंग कैसी थी, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि लाइपोफोबिक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, लाइपोफिलिक बोला है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग इज हाइड्रोफिलिक। जो रिंग है वो हमारी कैसी हो गई यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे दी हुई है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है। वेयर एज फाइटोल रिंग इज लाइपोफिलिक। जो हमारी फाइटोल रिंग है वो हमारी कैसी है, लाइपोफिलिक। जो हमारे यहाँ पे फाइटोल चेन है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कैसी होगी, लाइपोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है ना, तो ये हमारा लाइपोफिलिक होगा। ठीक है, ये तो हमारा फोबिक तो ये वाला हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी चेन है फाइटोल चेन वो हमारी कैसी है, लाइपोफिलिक। यहाँ पे भी लाइपोफिलिक, यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, बोथ मैग्नीशियम पोरफायर रिंग एंड फाइटोल चेन आर हाइड्रोफिलिक। इनकरेक्ट, अलग अलग नेचर की है। एक हमारे यहाँ पे जो रिंग है वो हमारी हाइड्रोफिलिक और जो हमारे यहाँ पे चेन है वो हमारी हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट यहाँ पे बोथ मैग्नीशियम पोरफायर रिंग एंड द फाइटोल चेन आर लाइपोफिलिक, जो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे लाइपोफिलिक है, एक हमारे यहाँ पे लाइपोफोबिक है। ठीक है, उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, एटीपी विद द गामा 32 फॉस्फेट कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे एक एटीपी को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा गामा फॉस्फेट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव है, तो इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो हमें बताना है। देखो, जो हमारे यहाँ पे एटीपी है या फिर कोई भी हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड को जब हम रेप्लिकेशन के अंदर यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ट्राइफॉस्फेटिक जो हमारे यहाँ पे फॉर्म होती है, जैसे कि एटीपी को यहाँ पे हम लेके चलते हैं, तो जब हमारा ये बाइंड होता है ना, तो जो हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, शुगर हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे ये बेस हो गया, ये हमारा शुगर, ये यहाँ पे बेस, और इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। जब जो हमारे ये
एनटीपी है यहाँ पे, जैसे कि एटीपी एग्जाम्पल है, तो कोई भी हमारा एनटीपी जब यहाँ पे हमारा ऐड होता है, ठीक है, तो वहां पे हमें किस टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम से क्या होगा कि नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जब बाइंड होगा कोई भी एनटीपी यहाँ पे हमारा आएगा, तो वो क्या करेगा, इसके 3 प्राइम के साथ अपने 5 प्राइम को बाइंड करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो जब ये यहाँ पे बाइंड करता है ना, तो जो हमारे यहाँ पे बीटा और जो गामा फॉस्फेट है वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा गामा फॉस्फेट जिसको हमने यहाँ पे रेडियो लेबल किया था, वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट एक यहाँ पे कंडीशन है, देखो जब तक ये हमारे यहाँ पे ऐड हो रहे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 प्राइम, ठीक है। तो 3 प्राइम इसके पास यहाँ पे क्या है, OH है। लेकिन जो इसका दूसरा एंड है ना, ठीक है, दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 5 प्राइम है, ठीक है। और इस 5 प्राइम जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे ये बेस था, जो हमारा यहाँ पे क्या है, सॉरी ये हमारे यहाँ पे शुगर है, ये हमारे यहाँ पे बेस है, और इसके पास जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है ना, वो अभी भी हमारे किस फॉर्म में है, अल्फा बीटा और गामा तीनों हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं। जो हमारे इंटरनली जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो बीच में हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, उनके अंदर तो क्या है कि सिर्फ हमारे यहाँ पे अल्फा जो फॉस्फेट है ना, सिर्फ वही हमारा बचा हुआ है। जो बाकी के हमारे जो बीटा और गामा फॉस्फेट है वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल के ऊपर जो हमारे यहाँ पे एनटीपी या फिर कोई भी हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है, उसके पास जो तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फेट है ना, वो हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं अभी भी। अंदर से तो रिमूव हो चुके हैं। जो यहाँ पे हमारा टर्मिनल है उसके पास हमारे अल्फा बीटा और गामा फॉस्फेट हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे रेडियो लेबल कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रोसेस क्या होती है, एंड लेबलिंग। जो हमारा एक एंड है ना, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेबल कर दिया, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे जो एटीपी है उसका गामा फॉस्फेट अगर यहाँ पे हमारा रेडियो लेबल है, तो उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ एंड लेबलिंग के अंदर, क्योंकि बीच में तो हम यहाँ पे उसको यूज कर ही नहीं सकते। बीच में अगर हम वहाँ पे यूज करेंगे तो वहाँ पे हमारा गामा तो वैसे भी हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाना है, तो उसका तो कोई फायदा यहाँ पे होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं, एंड लेबलिंग के अंदर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर हमारे यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं होता, निक ट्रांसलेशन के अंदर भी इसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा सिर्फ वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और आज के लेक्चर के साथ ही जो हमारे लास्ट 4 ईयर के जो हमारे यहाँ पे PYQs क्वेश्चन थे, ठीक है, 2023, 2022, 2021 और 2020, ये चारों के चारों जो हमारे यहाँ पे PYQs जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे ना, उसके अंदर हम PYQs को यहाँ पे डिस्कस ना करके कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है, ए सेक्शन है, उसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट या फिर जो हमारे कॉन्सेप्ट जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम वहाँ पे कवर करके चलेंगे। उसके अलावा जो हमारे बी सेक्शन है, बी सेक्शन के अंदर भी जो हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारी यूनिट रहती है या फिर कुछ हमारे जो ऐसे टॉपिक्स है जो कि हमें बार बार डीबीटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम वहाँ पे कवर करके चलेंगे, ठीक है। अगर फिर भी हमारे पास टाइम बचता है तो हम जो हमारा 2019 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे पहले अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको वो ट्राई करना हो, या फिर जैसे कि 2019-18 अगर उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी PYQs क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हमें बता सकते हो, आप वहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR लाइफ साइंस, DBT लाइफ साइंस, उसके अलावा गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।